जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का सेशन है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2023 का सेकंड प्रश्न पत्र का अगला भाग है ये। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक, समय ना खराब करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर उपरा SCERT की स्थापना कब हुई। तो हो गया उत्तर प्रदेश राज्य की SCERT की स्थापना लखनऊ में सन 1981 में हुई थी। ठीक, राज्य शिक्षा संस्थान के कितने कार्यों की विवेचना की, 3 कार्यों की विवेचना करनी है। तो राज्य शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी शोध, उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापिका। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो राज्य विज्ञान संस्थान है इलाहाबाद में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो देखो, एक कार्य तो होगा प्राथमिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ पुस्तकों का लेखन संशोधन व परामर्श देना। ठीक, और दूसरा विज्ञान व गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु कार्य शोध करना। ठीक, अगला प्रश्न, राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है। तो राज्य हिंदी संस्थान SCERT एक अनुषंगिक संस्थान है जो वाराणसी व बनारस में स्थित है। ठीक, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है। तो राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है। तो ये है राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश में। हिंदी राज्य हिंदी संस्थान की कोई 2 कार्य बताइए। तो देखो, राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य। पहला, हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना। ठीक, और दूसरा, प्राथमिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना। ठीक, अगला प्रश्न है मनोविज्ञानशाला का परिचय दीजिए। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की प्रस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 में की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। ठीक है, ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य, विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। ठीक है, विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। ठीक, बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना होता है और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होता है। ठीक, NPRC का क्या मतलब है।
एनपीआरसी का अर्थ न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सीटीई की कोई दो उद्देश्य बताइए। देखो, पहला उद्देश्य लिख सकते हो माध्यमिक स्तर के अध्यापक हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक। नवाचार संबंधी प्रशिक्षण। ठीक है। आगे, सीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? सीमेंट राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय शारीरिक प्रशिक्षणों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। ठीक। आगे चलते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग बहुत सारे हैं, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मुख्याध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षा, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्षा, विज्ञान कक्षा, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय और छात्रावास आदि आते हैं। देखो, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन हैं? मानवीय प्रबंधन में शिक्षक, बालक और समुदाय आते हैं। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का कोना, अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सिखाता है, वह विशेष स्थान जो विद्यार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती हैं। आगे, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक की संख्या तथा नाम बताइए। एक गिनतारा होती है, कलर होता है, रेनबो होता है। ठीक। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? ठीक। विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। ठीक। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? कक्षानुसार, अध्यापकानुसार। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, बच्चों में प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। देखो, इसको अपने से लिख सकते हो कि बालकों को आत्म प्रेरणा का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। ठीक। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। देखो, भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। ठीक। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। शिक्षकों के संबंधित, जैसे अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस वाला, और
वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तक और पत्र व्यवहार रजिस्टर आदि। आगे चलते हैं। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो देखो, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील वाला। ठीक, आगे चलते हैं। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? देखो, बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण गतिविधियां करते हैं। ठीक, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। प्रबंधन से आपका क्या आशय है? प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। ठीक है। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है। जैसे श्याम पट्ट, चार्ट, मॉडल पेपर, मानचित्र, रेखा चित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्न हैं। जैसे अध्यापक, छात्र समुदाय। ठीक, समुदाय में क्या क्या आते हैं? ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। ठीक है, आगे चलते हैं। कुशल शिक्षण के गुण बताइए। तो कुशल शिक्षक के क्या गुण होते हैं? देखिए, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। ठीक, अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ठीक, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों को बैठाने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में। ठीक, आवश्यक स्टेशनरी क्रय में। और देखो, पुस्तकालय हेतु किताब, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर इत्यादि, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि खरीदने में। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री भी खरीदा जाता है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु गमला हुआ, फूल के पौधे इत्यादि ना, ये सब खरीदे जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। ठीक, बच्चों को अपने आप सीखने की अवसर हो। ठीक है, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन
के अवसर हों। ठीक, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। ठीक है, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक हो। ठीक, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? समेकित शिक्षा ऐसी शिक्षा जहाँ जिसके तहत निःशक्त बालक बालिका की समस्या सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाती है, उन्हें समेकित शिक्षा कहते हैं। ठीक, प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में डायट मेंटर सेंटर के कार्यों को बताइए। देखो, डायट मेंटर कौन होते हैं? कक्षा में स्वयं पढ़कर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाई का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात इसके समाधान हेतु उपाय करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। खेल गतिविधि एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सुनिश्चित करते हैं। विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। NPRC के 3 प्रमुख कार्य बताइए। NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र होता है। देखो, इनके कार्य जैसे न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। ठीक, न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उनके लिए अनुमति धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार होने न होने देना, प्रत्येक खेल के नियम का पालन करना, खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना, कक्षा वार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना। ठीक, लोच का सिद्धांत क्या है? लोच का सिद्धांत प्रबंधन साधन
है न कि साध्य। प्रबंधन साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन, विधि, परीक्षा, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? शाला कैलेंडर का मतलब ये मत समझिएगा कि पत्नी के भाई को साला। शाला कैलेंडर मतलब विद्यालय वाला। ठीक, आगे चलते हैं। तो यह कैलेंडर सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छे वाचन, अच्छे वाचनालय की दो विशेषता बताइए। वाचनालय का स्थान शांत होता है, सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। ठीक, और वाचनालय में प्रकाश व वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के 4 उद्देश्य लिखिए। प्रमुख उद्देश्य हैं, देखो, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजतंत्रिक विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक, आगे चलते हैं। प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। देखो, प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? शिक्षा के विकास का लक्ष्य है, नियोजन का कार्य है, कार्यक्रमों की व्यवस्था है। ठीक, और प्रबंधन के कार्य का आकलन करना भी है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।